नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इटली के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। तो पिछले महीने यानी कि जुलाई 2022 में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से इटली में एक केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। साथ ही साथ वहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी में। तो ये सिनेरियो क्यों आया है? क्या इसका रीजन रशिया यूक्रेन वॉर है? क्या इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं? इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम एनालाइज करेंगे और एक पैटर्न यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यूरोप में सरकारें काफी सारी गिर रही हैं या कई सरकारें अल्पमत में आ रही हैं। तो क्या इसका भी कारण युद्ध है? तो पहले यूके और अब इटली में जो सरकार गिरी है उसके एक्चुअल रीजंस क्या है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से इटली के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोटेस्ट इटली में एक महीने में देखे गए हैं और इन सभी प्रोटेस्ट की खास बात यह है कि किसान सड़कों पर उतरे हैं महंगाई के खिलाफ और महंगाई और सरकार की नीतियों दोनों के खिलाफ। तो इनका मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है और इसीलिए खेती का इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, खेती करने की कीमत बढ़ती जा रही है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान किसानों को है। अगर हम इटली के इन्फ्लेशन रेट को देखें तो वो 8% को क्रॉस कर चुका था जून में और पूरे यूरोपियन यूनियन की तरह इटली में भी पिछले कई दशकों का मैक्सिमम मुद्रास्फीति दर, मैक्सिमम इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि रशिया को जो सैंक्शंस किए गए हैं, रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस किए गए हैं, वो इनडायरेक्टली ईयू की इकोनॉमी को भी हर्ट कर रहे हैं। कैसे? अभी आने वाले कुछ मिनट में आपको पता चल जाएगा। बढ़ती महंगाई और गलत नीतियों के कारण जनता का गुस्सा इटली की सरकार पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को 22 जुलाई को इस्तीफा देना पड़ा और मारियो द्रागी के इस्तीफा देते ही इटली में फिर से एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता है। मैं फिर से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इटली में अक्सर ये ट्रेंड देखा गया है कि 1 या 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। वहां की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इतनी सारी पार्टीज हैं कि एक कोएलिशन में एक व्यक्ति को लंबे समय तक सपोर्ट नहीं मिलता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 75 सालों में 30 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ओवरऑल अगर हम 1861 से देखें, जब से मॉडर्न डे इटली का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर 59 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। आप उसे भारत से कंपेयर करेंगे या कई अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर एक बहुत ही बड़ी आंकड़े के रूप में हमें नजर आता है। अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा वैसे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन अगर हम उसे यूरोप की पॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो ये एक ग्रोइंग ट्रेंड है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूके, इटली, यहां पर इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो रहे हैं कि उसके कारण सरकारें गिर रही है, प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं। इटली कोई छोटा मोटा इकोनॉमी नहीं है, इट इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। G7 का भी सदस्य है इटली और यहाँ की जो संपन्नता है, वेल्थ है, वो काफी अच्छी है। इट इज वन ऑफ द रिच यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पर एडल्ट जो ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक के अनुसार लेवल्स हैं, उसमें इटली काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इट इज अमंग द वेल्दियर नेशंस, यूरोप के अमीर देशों में इटली की गिनती होती है। यूरोजोन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। यहाँ पर करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है और इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स करी जाती है। तो यूरोप में इटली एक बहुत ही क्रूशियल मेंबर है पूरे यूरोजोन का, यूरोपियन यूनियन का। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से डेमोक्रेटिक कंट्री इटली, 150 साल से जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर आर्थिक संपन्नता है, यहां पर सरकार क्यों गिर रही है? यहां पर सरकार के सामने ये क्राइसिस क्यों आ रहा है? तो हिस्टोरिकल रीजंस में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और इटली की हिस्ट्री हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम यहां पर बस यही जानेंगे कि अभी करंट क्राइसिस क्यों आया है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होता है तो इटली किस तरफ था? इटली का सबसे बड़ा कंसर्न था कि हमारे लग्जरी गुड्स अब यूरोप में कहां बेचेंगे हम। रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इटली के लग्जरी गुड्स के लिए। लग्जरी गुड्स से मेरा मतलब है डायमंड्स, लग्जरी बैग्स, गुची, प्राडा, वर्साचे, ये सभी ब्रांड्स जो आप अक्सर पंजाबी पॉप म्यूजिक गानों के अंदर जिनका नाम सुनते हैं, जिक्र सुनते हैं। लग्जरी कार्स, मैनी इटालियन मैन्युफैक्चरर्स आर देयर जो लग्जरी गाड़ियां बनाते हैं, लग्जरी आइटम्स बनाते हैं। तो एक बार के लिए ऑटोमोबाइल्स को आप अलग रख दें, केवल ये वाली जो इंडस्ट्री है जो लग्जरी आइटम्स बनाती है, जिसके बड़े बड़े शोरूम्स दुनिया भर में आप देखते हैं, ये ज्यादातर इटालियन कंपनीज हैं। इनफैक्ट इटली का जो लग्जरी मार्केट केवल रशिया में था वो 1.3 बिलियन यूरोस का था। इनफैक्ट लग्जरी इंडस्ट्री दुनिया की उन कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में से है जिनमें अभी तक एशिया या नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस, चाइना जैसे देश यूरोप को नहीं पछाड़ पाए। चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यहां से कोई भी ब्रांड आ जाए, दुनिया में लग्जरी गुड्स के अंदर जो यूरोपियन कंपनीज का नाम है, यूरोपियन डायमंड्स हो चाहे बैग्स हो, इसमें ये अनपैरेलल्ड है, इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपने एक बहुत पॉपुलर कंपनी का नाम सुना होगा, लुई वुइटन। हाँ, इसका ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है, लुइस वुइटन नहीं होता। मैं भी बचपन में से यही कहा करता था, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज लुई वुइटन। तो लुई वुइटन कंपनी के जो मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जी हाँ,
थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है थर्ड फोर्थ, बट हमेशा टॉप 5 में ये रहते हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड, तो देखिए जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे टेक एंटरप्रेन्योर्स के सामने एक ट्रेडिशनल कंपनी के मालिक का इस लिस्ट में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है 21वीं सदी में। और लुई वुइटन एसई दुनिया की यूरोप की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर्स में से एक है। इटली और फ्रांस, ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े लेदर गुड्स मिलते हैं, बहुत ही फेमस लेदर गुड्स यहां पर देखने को मिलते हैं। और यूरोप अपने आप में एक बहुत बड़ा लग्जरी डेस्टिनेशन भी है। यहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं वो लग्जरी होटल्स में ठहरना प्रेफर करते हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, स्पास, शॉपिंग बुटीक्स, इन सब में जाकर शॉपिंग करते हैं। तो लग्जरी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री दोनों में यूरोप और खास करके इटली और फ्रांस, ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। तो अब इटली के सामने समस्या आई थी कि इस लग्जरी मार्केट में जो रशियन इंटरफेरेंस है उसको हम कैसे रोकें। तो इटली शुरुआत में नहीं चाहता था कि जो इतने बड़े बड़े रशियन बिलियनर्स ने इनके देश में यॉट खरीद रखे हैं, घर बना रखे हैं, उनको सीज किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त करी जाए, ऐसा इटली नहीं चाहता था। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन और यूएस की तरफ से दबाव आता है तो अल्टीमेटली रशियन एसेट्स को सीज किया गया। कई रशियन बिलियनर्स हैं जो छुट्टियों में इटली में जाकर अपने यॉट में, अपने जहाज के अंदर छुट्टी मनाते हैं, उन जहाज़ों को सीज कर लिया इटली ने। लेकिन ये किया गया जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है यूएस और यूके की तरफ से, वरना इटली नहीं चाहता था कि वो रशियन बिलियनर्स के साथ अपने संबंध खराब करे, क्योंकि यही तो वो बिलियनर हैं जब इटली आते हैं तब ये महंगे महंगे लाखों करोड़ों के बैग्स खरीदते हैं और इस लग्जरी को ले जाते हैं रशिया। लेकिन अब रशिया के अंदर एक मूवमेंट सा चल गया है कि हम अपना पैसा लग्जरी पे खर्च ना करें, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली इटली को जा रहा है, यूरोपियन यूनियन को जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ऐसे में इटालियन लग्जरी ब्रांड्स की डिमांड लगातार कम होती है रशिया के अंदर। ऐसा ही जैसा कि भारत के अंदर भी 2 साल पहले एक वेव चली थी कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है, तो रशिया में भी कुछ ऐसी वेव चली है जिसमें पश्चिमी देशों के, खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है। ओके, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर रशिया का मार्केट इनके हाथ से चला भी जाता है इन लग्जरी कंपनीज के, तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें लगा था कि यूएस के कंज्यूमर्स मार्केट को कवर कर लेंगे, लेकिन अमेरिका के कंज्यूमर्स भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां भी महंगाई बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। तो रशियन मार्केट से जब इटली के ब्रांड्स गायब होते हैं, रशिया में इनकी डिमांड कम हो जाती है, तो उससे इटली की इन कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। इटालियन लग्जरी फर्म्स को लगा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हो सकता है कि टेम्परेरी हो, पर अभी युद्ध चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं, इन कंपनीज ने अपने स्टाफ को कट डाउन किया है, क्योंकि इनके अब इतनी मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता नहीं है। इटली में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये हालत है इटली की लग्जरी इंडस्ट्री की। और अब पूरे पश्चिमी देशों के साथ साथ इटली ने भी सैंक्शंस को बढ़ा दिया है। जहां तक बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो इटली का जो प्राइमरी सेक्टर है, किसानी का क्षेत्र है, उसमें बहुत समस्या आ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। यहाँ पर बड़ी संख्या में क्रॉप फेलियर देखा गया। इस साल 2022 में इटली की ज्यादातर नदियां सूख गई थी। कई सारे फार्म्स इतने गर्म, उनकी मिट्टी इतनी खराब हो चुकी थी गर्मी के कारण कि वहां खेती नहीं हो पा रही है। ड्रॉट और हीट वेव इतने कॉमन है कि खेती पूरी तरह से वहां पर खराब हुई है। इस बार इटली का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट रहने वाला है वो बहुत ही कम रहेगा। अब बात करते हैं कि इटली और रशियन गैस के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, ये पॉइंट मैं कई बार आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ज्यादातर पश्चिमी यूरोपियन देशों को गैस रशिया के द्वारा सप्लाई करी जाती है, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो। इन सब का एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करता है किस पर? रशिया पर। अब इन्होंने जब सैंक्शंस लगाए हैं तो रशियन गैस पाइपलाइंस पर कुछ असर तो आना ही था। सैंक्शंस बढ़ने के साथ ही इस गैस सप्लाई में कुछ दिक्कतें आती है, क्योंकि गैस को सप्लाई करने में जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो टर्बाइंस इस्तेमाल होती हैं, वो रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, वो टाइमली सही नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में गैस की सप्लाई रोकी गई थी जुलाई में, जून में उसमें बहुत बड़े स्तर पर कटौती हुई थी। गैसप्रॉम ने कहा था कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 को सप्लाई मिल जाएगी फ्रॉम द सीमेंस कंपनी ऑफ जर्मनी, लेकिन अभी पूरी तरह से वो सप्लाई रिस्टोर नहीं हो पाई है। इटली की जो गैस कंपनी है वो कह रही है कि रशिया से आने वाली गैस आधी हो चुकी है, इट हैज बिन कट डाउन बाय हाफ। तो ऐसे में रशियन गैस पाइपलाइंस बेकार पड़ी हैं, उसमें गैस आई नहीं रही है और इटली में बहुत जबरदस्त गैस की कटौती देखने को मिली है। जब रशिया से गैस आनी कम होती है तो उसकी पूर्ति करने का काम किया यूएस ने। यूएस ने अपनी तरफ से यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई बढ़ा दी। इससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा होता है, लेकिन जो इटालियन ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्हें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि गैस प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑटोमोबाइल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं इनमें वैसे भी बहुत नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे में इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिट लिया। नेक्स्ट वाज द इटालियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि गैस इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनर्जी के सोर्स के रूप में, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नीचे जाती है। ओवरऑल यूरोप में सभी देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। जून में इटली में ये नंबर 8% को क्रॉस कर चुका था। यूरोजोन की बिजनेस एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई। जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, जून जुलाई दोनों में वो श्रिंक हुआ था, और ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी
कम हुई है। जब PMI श्रिंक होता है उसका सीधा सा मतलब है कि परचेजिंग इंडस्ट्री के द्वारा कम करी जा रही है, इसका मतलब वो सामान कम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पूरे यूरोजोन में खास करके जर्मनी और फ्रांस में इंडस्ट्रियल आउटपुट घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, पाउंड की वैल्यू यूरो की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ओवरऑल इनके लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी स्लो डाउन हो गए हैं, बिकॉज रशियन गैस के बिना ये मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। इस वित्तीय संकट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि कैसे यूरोपियन देश जो अपने आप को फ्री मार्केट इकोनॉमी के चैंपियन मानते हैं, ये धीरे धीरे सोशलाइजिंग टेंडेंसी दिखा रहे हैं। जर्मनी ने अपने देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी यूनिपर नाम की कंपनी है, उसमें 30% हिस्सेदारी खरीद ली। बेसिकली ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और इसमें 30% हिस्सेदारी जर्मनी की सरकार ने ले ली और इफेक्टिवली ये नेशनलाइजेशन है। तो भारत में भी कई बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1960s 70s में इंडस्ट्रीज का, उसी प्रकार से जर्मनी में राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो जो काम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई देश करते थे वो जर्मनी को अभी करना पड़ रहा है। जबकि आजकल क्या ट्रेंड है, अब ट्रेंड ये है कि सरकारें अपनी कंपनीज में से भागीदारी कम कर रही हैं, जैसा भारत में हो रहा है, बट जर्मनी में उल्टा हो रहा है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी को बेल आउट किया गया है, यूनिपर नाम की इस कंपनी को। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता नाराज है, किसान नाराज है, मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, लग्जरी आइटम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस सब नाराजगी का नुकसान उठाया प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके कोएलिशन पार्टनर्स ने उनका साथ छोड़ दिया। इटली में जनरली सरकार बनती है गठबंधन की और इस गठबंधन में बहुत छोटे छोटे पार्टी साथ आते हैं, लेकिन जब उनको वोट देने वाले लोग अपनी पार्टी पर दबाव बनाते हैं कि आप सरकार का साथ छोड़ दो, तो इन कोएलिशन पार्टनर्स ने सरकार का साथ छोड़ दिया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो फिलहाल के लिए मारियो ड्रागी, जो कि फरवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री बने थे, अभी कुछ महीने पहले ही, उन्हें केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी सरकार चलाने दिया जा रहा है। 25 सितंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में पूरी उम्मीद है कि फार राइट जीतेगा। इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी किसी देश में आर्थिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसे में फार राइट या राइट विंग ग्रुप्स कई बार जीत जाते हैं। इनफैक्ट चुनाव में मुसोलिनी की जो ग्रैंड डॉटर हैं वो भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं और फार राइट काफी सारे जो पोल प्रेडिक्शंस होते हैं उनमें आगे चल रहा है। तो देखना ही होगा कि सितंबर में इस पोल को कौन जीतता है। इनफैक्ट ज्यादातर वेबसाइट्स इसी तरह के आर्टिकल्स ला रही हैं कि कैसे जो फासिस्ट पार्टीज, जिनको हम मानकर चल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये समाप्त हो गई थी, ये समाप्त नहीं हुई है। ये सभी पार्टीज छोटे छोटे रूप में मौजूद थी और अब ये फिर से पावरफुल हो रही हैं और चुनाव में जीतने की इनकी काफी संभावना है। और इटली में हेट क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स कुछ उसी प्रकार के हैं जो 1930s के समय काल में थे। तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन कि फासिस्ट इरा क्या था, मुसोलिनी की पॉलिसीज क्या थी, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अगर उसके बारे में जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी आपको लेक्चर का PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, केवल एक लाइव क्लास नहीं है, देयर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स अवेलेबल। और सबसे बड़ा बेनिफिट अभी ये है कि आपको अप टू 43% डिस्काउंट मिल जाएगा 12 अगस्त तक अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 62,000 रुपीज में GS ऑप्शनल दोनों की क्लासेस, दोनों की टेस्ट सीरीज, कोर्स मटेरियल यानी कि नोट्स, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी भारत में इंस्टीट्यूट आपको 2 से 2.5 लाख रुपए फीस चार्ज करेगा GS ऑप्शनल दोनों पढ़ाने का, टेस्ट सीरीज का। इट डेफिनेटली गोज अबाउट 2.5 लाख रुपीज। सेम टीचर, सेम क्वालिटी एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं एट 1/4 ऑफ द प्राइस। तो इसको आप जरूर अवेल करिए। एक डाउट सेशन हम रखते हैं फॉर एवरीवन, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नोट्स अपग्रेड कर दिए गए हैं, देयर आर माइंड मैप्स एटसेट्रा विच हैव बीन एडेड। सभी कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। आपको EMI अवेल करना है, तैयारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस फोन नंबर पर कॉल कीजिए 7825860095। हमारे जो नए बैचेस हैं वो 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और मेरा भी वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है 16 अगस्त से। रविवार को हम करते हैं कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेकर टॉप रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। डू take part in this. Link is given in the description below. Thank you very much. Have a great day.